सो फ्रेंड्स, मैं कविता स्वागत करती हूँ अपने चैनल कविता लाइफ स्टाइल पर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही ज़रूरी बुटीक से रिलेटेड टिप्स शेयर करने वाली हूँ और मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आए थे। अगर हम बाहर बुटीक ओपन करना चाहें तो उसके लिए हमें सिलाई सीखना ज़रूरी है या फिर कितना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो आप सबके लिए, खासकर बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इसके साथ ही मैं सिलाई के 7 गोल्डन टिप्स आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपकी सिलाई को बहुत ही ज़्यादा बेहतर भी बना। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप बुटीक ओपन करना चाहती हैं या आपने बुटीक ओपन कर लिया है तो आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत हमें सिलाई आनी ही चाहिए। अगर आपने बाहर बुटीक ओपन किया है तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें तो आनी ही चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी काम आता है आपको सिलाई का तो काम चल जाएगा, ठीक है। दूसरा आ जाता है कि हमें घर पर सिलाई करनी है। यदि आप घर पर सिलाई करना चाहते हो तो घर पर सिलाई सीखने के लिए हमें सीखनी होती है, सिलाई में जो मेन इम्पॉर्टेंट होता है वो है तुरपाई। आपको तुरपाई आनी चाहिए, एक धागे वाली तुरपाई आनी चाहिए और फिनिशिंग के साथ ये तुरपाई आनी चाहिए, है ना। दूसरा, बेबी फ्रॉक या टॉप ब्लाउज़, दूसरी जो कि एक अस्तर वाला एक ब्लाउज़ होता है, नॉर्मल अस्तर वाला होता है। तो बग़ैर अस्तर वाला जो ब्लाउज़ आता है उसको भी सीखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कस्टमर क्या करता है, हमें बच्चों के कपड़े या फिर सिंपल ब्लाउज़ यही देते हैं। देखो मतलब बहुत सारे लोग नई जगह पे सिलवाते नहीं हैं। वैसे भी अगर कोई सिलवाएगा भी तो कोई कस्टमर अगर घर पर सिलवाता है तो नॉर्मल अपने कपड़े नहीं देता है अच्छे, कोई भी मतलब फ़्रॉक दे देगा, बेबी फ़्रॉक या फिर कोई भी बगैर अस्तर का ब्लाउज़ दे देगा। वो सिर्फ़ इसलिए देता है देखने के लिए कि इनकी सिलाई अच्छी है कि नहीं है, फिनिशिंग अच्छी देते हैं कि नहीं देते हैं, फिटिंग अच्छी देते हैं कि नहीं देते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आप जब भी सिलाई सीखें तो आपको बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए। फ़िटिंग आप कैसे नाप लेते हैं, ब्लाउज़ की आपको नाप कितनी रखनी है कि कस्टमर के फिट आए, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। ये चीज़ें आपको आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि क्या है ना, कस्टमर अगर आपको कपड़े अगर अच्छी क्वालिटी के दे देगा तो वो उसके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए कहीं भी अगर कोई कस्टमर देता है कपड़े तो सबसे पहले फ़्रॉक वगैरह देगा या फिर नॉर्मल ब्लाउज़ जो आते हैं बगैर अस्तर के वो सिलने के लिए देंगे। तो ये चीज़ें देता है ताकि उनको पता चले कि हाँ, ये जो सिल रहे हैं ये मेरे कपड़े कैसे सिलेंगे, इनकी फिनिशिंग कैसी है, इनकी फ़िटिंग कैसे देते हैं। तो ये सारी चेक करने के लिए वो नॉर्मल कपड़े देते हैं। तो इसलिए आपको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद में आता है ब्लाउज़ वगैरह, अस्तर वाला ब्लाउज़ जो आता है, सूट आता है, सिंपल सूट या फिर पेटीकोट, ये सब देते हैं बाद में कस्टमर, है ना। सबसे पहले वो फ्रॉक और या फिर सिंपल ब्लाउज़ को ही देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं इनको तो आना ही चाहिए, सीखना ही सीखना चाहिए। और साथ ही अगर आपको लेडीज़ के कपड़े सिलने हैं तो साथ में आपको नॉर्मल डिज़ाइन वाले गले भी सीख सकते हैं या फिर बहुत आस्तीन के डिज़ाइन सीख सकते हैं, कुछ बहुत मतलब सीख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, जिससे आपके कस्टमर भी बढ़ेंगे और आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी। क्योंकि आजकल ना फ़ैशन का दौर है और ना फ़ैशन के ही कपड़े सब लोग सिलवाते भी हैं आजकल के लोग। तो आजकल सिलाई करना भी बहुत ज़रूरी है, सब सिलने की कोशिश करते हैं, एक से एक डिज़ाइन पहनना पसंद करते हैं। देखो, अगर आपको घर पर ही सिलाई करनी है तो मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आपको कितनी सिलाई सीखनी है, क्योंकि जब मैंने सिलाई सीखी थी ना तो बिल्कुल नॉर्मल ही सीखी थी। जैसे कि हम अपने घर के लिए कपड़े सिलते हैं ना, जैसे कि सूट, सलवार, पेटीकोट, नॉर्मल ब्लाउज़, फ़्रॉक, यही कुछ चीज़ें मैंने सीखी थी। और जो आज ये पैंट और प्लाज़ो पैंट या फिर डिज़ाइनर कपड़े चल रहे हैं ना, ये सब हमने नहीं सीखे थे, ये तो मैंने बाद में सीखे हैं, अभी जब से चलने लगे हैं ना। तो देखो, जो डिज़ाइन वगैरह होती हैं आपको खुद से सीखनी है। कुछ चीज़ें तो होती हैं, जैसे कस्टमर आपको दिखा रहा है कि हाँ ये वाली डिज़ाइन हमें बनानी है, तो आप माइंड लगाकर उस डिज़ाइन को बना सकते हो। और एक चीज़ और मायने रखती है कि आपकी कला किस हद तक जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं बगैर देखे ही कुछ चीज़ों को ऐसे ऑब्ज़र्व कर लेते हैं और बहुत ही आसानी से डिज़ाइन वगैरह बना लेते हैं। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है सीखने की, या फिर कितनी हद तक आप डिज़ाइन को ऑब्ज़र्व करके बना सकते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा देखनी और सीखनी ही पड़ेंगी आपको बाद में। नॉर्मल चीज़ें आप अगर कहीं से सीख लोगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
तो यहाँ पर देखिए मैं ये बना रही हूँ ब्लाउज, जो कि बहुत ही सुंदर कलर भी है और कपड़ा भी बहुत अच्छा है और इस तरीके की आस्तीन है। और इसकी पाइपिंग ना बहुत ही पतली सी मैंने बनाई है, क्योंकि कस्टमर का था कि मतलब अच्छी और फिनिशिंगदार होनी चाहिए। तो आप जब भी कोई कपड़ा सिलें तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो अभी मैं आपको लास्ट में 7 टिप्स बताऊंगी, जो कि आपकी सिलाई को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाएंगी। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप बाहर बुटीक खोलना चाहते हैं, आपने बाहर बुटीक ओपन कर भी लिया है, तो आपको बुटीक का थोड़ा बहुत तो काम आना ही चाहिए। देखो, कम से कम बेसिक चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आपके कारीगर कहीं 2-4 दिन के लिए चले भी गए तो आपके कस्टमर भी बिगड़ सकते हैं, है ना। क्योंकि कारीगर बाहर चले जाते हैं तो देखो, अगर आपको कुछ आता नहीं है तो कुछ कर भी नहीं सकते। इसलिए आपको बेसिक चीज़ें मतलब आनी ही आनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कस्टमर, पता चले आपका जो कारीगर है वो कहीं इधर उधर है और कस्टमर आया और थोड़ा सा ही सही करना है, उसको भी आपको कपड़ा लेकर रखना पड़ेगा। ऐसे क्या है, आप जस्ट तुरंत सही करके आप कस्टमर को दे सकते हो ना। इसलिए आपको थोड़ा बहुत तो नॉर्मल सिलाई आनी ही चाहिए, बेसिक चीज़ें जो होती हैं नॉलेज के। और मेरे हिसाब से ना, बिना किसी नॉलेज के किसी बिज़नेस में घुसना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। तो ये भी है, एक बिज़नेस ही है। तो इसलिए आपको बेसिक चीज़ें तो आनी ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा काम आ जाता है तो कारीगर से नहीं संभाला जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ऑनर होता है तो उसको भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है ना। तो इसीलिए मेरा सजेशन है कि अगर आप सिलाई की दुकान खोल रहे हो बाहर या फिर घर में भी, तो आपको बेसिक चीज़ें तो आनी ही आनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग बुटीक तो ओपन करके बैठ जाते हैं सिर्फ यही सोचकर कि कारीगर बढ़ा लेंगे 2-4 तो काम हो जाएगा। बट किसी के भरोसे देखिए काम नहीं हो पाता। किसी के भरोसे रहकर काम करोगे तो वो कभी सक्सेस नहीं होता है। तो अगर आपको अच्छे से अपने काम को अंजाम देना है, अच्छे से पैसे कमाने हैं, अच्छे से अपने बुटीक को ऊपर ले जाना है, तो आपको प्रॉपर काम सीखना पड़ेगा, ताकि आप ये भी देख पाओ कि जो कारीगर मैंने रखे हैं कहाँ पर वो गलती कर रहे हैं, कहाँ पर क्या कर रहे हैं। क्योंकि मेन जो होता है ना, जो मालिक होता है, उसको खुद उस चीज़ में नॉलेज होगी, तभी वो अपने कारीगर को सही रास्ते पर ले जाएगा और सही से वो उससे काम करवा सकता है ना। इस चीज़ को तो मानना पड़ेगा आप सबको। तो चलिए, अब मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ 7 गोल्डन टिप्स, जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले एक ही सवाल आता है कि कपड़े की कटिंग कैसे करें, है ना। कपड़ों को कहाँ से काटना स्टार्ट करें। जैसे कि हमें ब्लाउज़ स्टार्ट करना है कटिंग करना, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। तो देखिए, कोई भी कपड़ा जब कटिंग किया जाता है उसे हम लंबाई में कट करते हैं, अर्ज में बिल्कुल भी नहीं कट करते हैं। आप लोग ये समझ लीजिए, जो अर्ज होता है ना वो बीच का होता है, और जो कि लंबाई निकलती है वो किनारी, जहाँ पर मोटी किनारे, जहाँ से रेशे वगैरह नहीं निकलते कपड़े के, वो वाली हमारी होती है जो लंबाई हम नापते हैं। तो ठीक है, अगर हम ब्लाउज़ वगैरह कट करते हैं तो हम अर्ज में कपड़ा नहीं कट करते हैं, लंबाई में कपड़ा कट करते हैं। लंबाई में कपड़ा कट करने से क्या होता है, आपका जो ब्लाउज है वो तिरछा भी नहीं भागता है, और आप की जो स्टिचिंग होती है, जो आप सिलाई करेंगे, वो बिल्कुल सही से चलती है और आपका कपड़ा तिरछा भी नहीं होता है। इसके लिए आप जब भी कटिंग करिए, सूट की, ब्लाउज़ की, पेटीकोट की, हर किसी की आपको कटिंग करनी है तो वो लंबाई में करनी है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि जो प्रिंटेड कपड़े होते हैं उसमें जो वर्क होता है ना, जो प्रिंट दिया होता है वो अर्ज में दिया होता है, तो हम लोगों में मजबूरी होती है कि हमें अर्ज में ही मतलब कटिंग करना होता है। लेकिन अगर आपके पास प्लेन कपड़ा आया है तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको लंबाई में ही कपड़ा कट करना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला पॉइंट, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो जब भी आप कटिंग करेंगे तो आप जो भी नाप ले रहे हैं ना कपड़े की, वो आप लेंगे इंच से, ना कि सेंटीमीटर से। क्योंकि इंच से अगर हम नाप लेते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है, आपको समझने में भी आसानी रहती है। तो तीसरा ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स है, जो कि आप जब कपड़ा कटिंग करते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो उसमें निशान लगाए जाते हैं वो उसमें हम मिल्टन चौक या फिर चौक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उसमें मार्कर से मतलब निशान लगा देते हैं या फिर पेन से लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि वो कभी भी साफ़ नहीं होता है, और उससे जो कपड़ा होता है ना वो भी भद्दा लगने लगता है। इससे क्या होता है, कस्टमर आपके कटने लगते हैं, और अगर आप कस्टमर को इस तरीके से कपड़े दोगे तो वो दोबारा आपके बुटीक पर कभी भी नहीं आएगा। इसलिए आप जब भी
निशान लगाओ, आपके पास चौक होनी चाहिए प्रॉपर, उसी से आप निशान लगाइएगा। पेन या मार्कर तो बिल्कुल भी मत यूज़ करिएगा, ध्यान ज़रूर दीजिएगा इन छोटी छोटी टिप्स का। चौथा है, हमें पाइपिंग किस तरीके की देनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल डिज़ाइन के तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ गले में पाइपिंग लगवा देते हैं, तो वो सुंदर भी लगता है। तो इसलिए हमारे कस्टमर का कहना यही होता है कि देखिए आप पाइपिंग लगाइएगा, बिल्कुल पतली सी लगाइएगा और बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कहीं पे मोटी हो रही है पाइपिंग, कहीं पे पतली हो रही है, तो इस तरीके से नहीं बनानी है। आप सबने इस वीडियो में तो देखा ही होगा, मैंने आप सबको दिखाया भी है कि पाइपिंग हमने कितनी पतली बनाई है और इसी मशीन से बनाई है, इसमें कोई धागा वगैरह नहीं डाला है। अगर आपकी कस्टमर बार बार बोल रही है कि मेरी पतली होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तो उससे आप 20 रुपये एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन आप उसको अच्छा काम दीजिए और आप धागे वाला काम दीजिए, जो कि रेडीमेड धागा आता है, उससे पाइपिंग आप घर पर ही बना लीजिए, उसी को आप लगाइए। उससे आपके कस्टमर भी खुश हो जाएंगे और अच्छा काम भी लगेगा उनको, है ना। तो चलिए अब आते हैं 5 पॉइंट पे। हमें धागे की मतलब जो धागा लेते हैं ना हम कपड़े सिलने के लिए, वो भी बिल्कुल मैचिंग का होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप डिफरेंट धागा यूज़ कर लेते हैं, तो अगर आपकी सिलाई सीधी भी है, आपका ब्लाउज़ अच्छा भी है, तब भी आपका जो ब्लाउज़ है वो देखने में गंदा लगता है, ख़राब लगता है, क्योंकि आपका जो धागा होता है ना ऊपर बिल्कुल साफ साफ दिखता है। उससे क्या रहता है, कस्टमर को गुस्सा आता है। वो इसलिए क्योंकि आपका ब्लाउज़ तो सही बना, सब कुछ तो अच्छा बना है, लेकिन वो देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इसलिए आपका धागा जो है वो बिल्कुल मैचिंग का होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आप तोड़ के भी देख लीजिएगा कहीं आपका कच्चा धागा तो नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मतलब जो दुकान वाले होते हैं महंगा तो देंगे आपको, लेकिन कच्ची मतलब धागे की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उससे आप जब भी सिलाई करेंगे तो बार बार आपका धागा टूटता रहेगा, और धागा टूटने से क्या रहता है, बार बार जब धागा टूटता है तो आपके ब्लाउज़ में फिनिशिंग नहीं आती है। इसलिए आप पक्का धागा ही यूज़ करिएगा ब्लाउज़ सिलते टाइम। और 5वां पॉइंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जब हम तुरपाई के लिए कहीं पे कच्ची सिलाई चलाते हैं ना, बहुत लोग क्या होते हैं कच्ची सिलाई चला देंगे बट उसे तोड़ना ना भूल जाते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है, जब भी आप तुरपाई के लिए कच्ची सिलाई कर रहे हैं तो तुरपाई कर लीजिए और तुरंत ही उस धागे को तोड़ दीजिए। उससे क्या रहता है, आपके कपड़े में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और साथ ही हमें इंटरलॉक ना करना पड़े, इसके लिए हमें कपड़े को इस ऐसी फिनिशिंग से सिलिए कि आपका कपड़ा मतलब इंटरलॉक भी ना कराना पड़े और फिनिशिंग भी अच्छे से रहे। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर किया है कि आप किस तरीके से ब्लाउज़ को स्टिच करें। तो वो चीज़ें मैंने अपने चैनल पे डाला है, आप लोग वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप सबको बता दे रही हूँ। जैसे कि आपने ब्लाउज़ सिला, आपको साइड की फ़िटिंग देनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्लाउज़ को सीधा स्टिच कर लीजिए आधे इंच की मार्जिन देते हुए, ठीक है। उसको फिनिशिंग कर दीजिए, मतलब किनारे किनारे अच्छे से कट कर दीजिए। उसके बाद ब्लाउज़ को उल्टा करिए। उल्टा करने के बाद आप जितनी भी फिटिंग आपके ब्लाउज़ की है वहाँ से आप निशान लगाकर सिल दीजिए। आपके ब्लाउज़ में परफेक्ट फिटिंग आ जाएगी, परफेक्ट फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से आप सिलकर ब्लाउज़ को सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं और आपको इंटरलॉक भी नहीं कराना पड़ेगा। और 7 टिप्स पे आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग ऑयलिंग करते हैं, तेल डालते हैं अपनी मशीन में और उसे साफ़ करना वो भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं वो तेल लग जाता है और कपड़ों में लग जाता है। उस वजह से चाहे आप जितने भी अच्छे कपड़े सिलिए, तो उसकी वजह से कस्टमर के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो तेल ऐसा होता है कि वो छूटता भी नहीं है। इसलिए जब भी आप सिलाई करिए अच्छे से अपनी मशीन को साफ़ भी करिए और एक बार चला के देख लीजिए दूसरे कपड़े पे कि कहीं सुई के पास तेल छन तो नहीं रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप मशीन तो अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जब सिलाई करते हैं उस टाइम पे आपकी मशीन से तेल सुई के ज़रिए थोड़ा थोड़ा सा निकलता है और वहाँ पर कपड़े पे लग के वो कपड़े में बहुत सारी जगहों पे फैल जाता है। इसलिए अच्छे से पहले पुराने कपड़े पे चलाइए, रफ़ कपड़े पे चलाइए, उसके बाद आप नए कपड़े पर चलाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये जो छोटे छोटे से टिप्स होते हैं आपके काम को बहुत ही अच्छा और बेहतर बनाएंगे। साथ में अगर आप काम अच्छा देंगे कस्टमर को तो आपका काम भी बढ़ेगा और आपके कस्टमर भी बढ़ेंगे। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही है, अगर आप बाहर के कपड़े सिल रहे हैं तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। सो फ्रेंड्स, ये 7 टिप्स होप सो आपकी सिलाई को अच्छा और बेहतर बनाएं। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा एंड ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉच।